20वीं सदी की शुरुआत। भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और इसी दौर में कुछ कलाकार चुपचाप एक बिल्कुल अलग तरह की क्रांति की तैयारी कर रहे थे। ये थे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के कलाकार। और पता है उनका हथियार क्या था? ब्रश और रंग। जी हाँ, कला। ये सिर्फ एक आर्ट मूवमेंट नहीं था, ये तो भारत की खोई हुई आत्मा को फिर से जगाने का एक मिशन था। तो सवाल यही है, क्या सच में कला एक हथियार हो सकती है? इसका जवाब हमें मिलेगा बंगाल स्कूल की कहानी में। एक ऐसी कहानी जहां हर पेंटिंग, हर ब्रश स्ट्रोक ब्रिटिश राज के खिलाफ एक खामोश बगावत थी। तो इस कहानी को समझने के लिए चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, उस दौर के भारत में। सोचिए, एक ऐसा भारत जहां के आर्ट स्कूल्स और गैलरीज पर ब्रिटिश सोच का गहरा साया था। मतलब उस वक्त आर्ट का मतलब ही था ब्रिटिश आर्ट। उन दिनों ब्रिटिश आर्ट स्कूलों में बस एक ही चीज सिखाई जाती थी, वेस्टर्न स्टाइल में एकदम रियलिस्टिक पेंटिंग बनाओ। और उनकी नज़रों में भारत की जो हजारों साल पुरानी कला थी ना, जैसे अजंता की गुफाएं या फिर मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स, वो सब तो बस पिछड़ी हुई और अजीब थीं। और हैरानी की बात देखिए, इस सोच का शिकार राजा रवि वर्मा जैसे मशहूर भारतीय कलाकार भी हुए। वो बहुत पॉपुलर थे, लेकिन बंगाल स्कूल के जो नए कलाकार उभर रहे थे, उनका मानना था कि हाँ, रवि वर्मा की वेस्टर्न टेक्निक भारत की कहानियां तो दिखा सकती हैं, पर भारत की आत्मा को महसूस नहीं करा सकती। और बस यहीं से जन्म हुआ कल्चरल नेशनलिज्म, यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। ये सिर्फ कोई किताबी आइडिया नहीं था, ये एक ऐलान था, एक सीधी सी बात कि भारत की पहचान किसी से उधार ली हुई नहीं होगी। ये अपनी जड़ों को, अपनी कहानियों को, अपनी कला के जरिए वापस हासिल करने की एक जंग थी। अब इस आर्टिस्टिक बगावत की मशाल थामी दो बहुत ही दिलचस्प लोगों ने, और सच कहूं तो उनकी जोड़ी अपने आप में एक पूरी कहानी है। जरा सोचिए, एक तरफ थे अवनींद्रनाथ टैगोर, जो अपनी कला के जरिए भारत की असली पहचान ढूंढ रहे थे, और दूसरी तरफ E.B. हैवल, एक अंग्रेज प्रिंसिपल जो अपने ही सिस्टम के खिलाफ जाकर इंडियन स्टूडेंट से कह रहे थे, अरे अपनी जड़ों की ओर देखो, अपनी विरासत को समझो। क्या कमाल की और कितनी पावरफुल पार्टनरशिप रही होगी ये। तो सवाल ये है कि बंगाल स्कूल की कला आखिर दिखती कैसी थी? ऐसा क्या था उसमें जो उसे इतना खास, इतना स्वदेशी बनाता था? इसका राज छिपा था उनकी टेक्निक और उनके सब्जेक्ट्स में। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी वॉश टेक्निक, जो उन्होंने जापानी कलाकारों से सीखी थी। अब ये थी क्या? सोचिए, पेंटिंग पर रंगों की एक परत लगाई, फिर उसे हल्के से पानी से धो दिया, फिर से रंग लगाया और फिर से धो दिया, बार बार। इससे जो तस्वीरें बनती थी ना, वो एकदम धुंधले सपनों जैसी दिखती थी। यूरोपियन ऑयल पेंटिंग्स की वो भारी भरकम मोटी स्टाइल से एकदम अलग, बिल्कुल सॉफ्ट और मिस्टीरियस। और सिर्फ टेक्निक ही नहीं, उनकी पेंटिंग्स में लाइनें ऐसी होती थीं जैसे अजंता की गुफाओं की कला में होती है, एकदम लहराती हुई, म्यूजिकल। और कहानियां थी हमारी अपनी, रामायण से, महाभारत से, कालिदास की कविताओं से। तो ये सिर्फ एक नया स्टाइल नहीं था, ये अपनी विरासत पर गर्व करने का एक तरीका था। पर ये कला सिर्फ आर्ट गैलरी की दीवारों पर सजी रहने के लिए नहीं बनी थी। बहुत ही जल्द ये भारत की आज़ादी की लड़ाई का चेहरा बनने वाली थी। और इसका सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है अवनींद्रनाथ टैगोर की ये आइकॉनिक पेंटिंग भारत माता। साल था 1905, स्वदेशी आंदोलन पूरे जोरों पर था, और उस माहौल में ये तस्वीर सिर्फ एक आर्टवर्क नहीं रह गई, ये नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा सिंबल बन गई। जरा इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए, ये भारत माता कोई गुस्से वाली देवी या योद्धा नहीं है, वो एक शांत, सौम्य तपस्विनी है, और उनके चार हाथों में देश की आत्मनिर्भरता का पूरा सार छुपा है। अन्न, वस्त्र, ज्ञान और आध्यात्म। ये उस भारत की तस्वीर थी जो अपनी ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों में देखता था। लेकिन बंगाल स्कूल का असर सिर्फ एक पेंटिंग तक नहीं रुका। ये मूवमेंट अब आर्ट गैलरी से निकलकर आम जनता तक, गलियों और राजनीतिक मंचों तक पहुंचने वाला था, और इसका जरिया बने हरिपुरा पोस्टर्स। आप इस मूवमेंट की अहमियत का अंदाजा बस इस बात से लगा लीजिए कि 1938 में खुद महात्मा गांधी ने बंगाल स्कूल के सबसे बड़े कलाकारों में से एक नंदलाल बोस को एक मिशन दिया। मिशन था हरिपुरा में होने वाले कांग्रेस सेशन को अपनी कला से सजाना।
सोचिए, ये शायद पहली बार हो रहा था कि कला को नेशनल मूवमेंट का इतना जरूरी हिस्सा बनाया जा रहा था। और नंदलाल बोस ने जो किया वो सच में कमाल था। उन्होंने किसी देवी देवता या राजा महाराजा की तस्वीरें नहीं बनाई। नहीं, उन्होंने हीरो बनाया भारत के आम इंसान को, किसान को, मोची को, गांव के संगीतकार को। उनके पोस्टर्स ने एक साफ संदेश दिया कि असली भारत, असली राष्ट्र बड़े बड़े महलों में नहीं बल्कि देश के गांवों की मिट्टी में बसता है। तो फिर सवाल उठता है कि आज़ादी मिलने के बाद इस आंदोलन का क्या हुआ? क्या ये खत्म हो गया? नहीं, बंगाल स्कूल की विरासत सिर्फ आर्ट गैलरी में नहीं सिमटी, बल्कि ये तो नए आज़ाद भारत की नींव का एक अहम हिस्सा बन गई। इसी आंदोलन ने हमें नंदलाल बोस जैसे कलाकार दिए, जिन्हें आज़ाद भारत का सबसे पवित्र और ज़रूरी कलात्मक काम सौंपा गया, हमारे संविधान की ओरिजिनल कॉपी को अपनी कला से सजाने का काम। और सिर्फ वही नहीं, असित कुमार हल्दर, डीपी राय चौधरी जैसे कई और कलाकारों ने इस नई भारतीय कला की लौ को पूरे देश में जलाए रखा। तो कुल मिलाकर बंगाल स्कूल सिर्फ एक आर्ट मूवमेंट नहीं था, ये एक कल्चरल रीबर्थ था, एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण, जिसने एक गुलाम देश को सिखाया कि अपनी जड़ों पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी विरासत पर गर्व कैसे किया जाता है। तो चलिए वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं, क्या कला एक हथियार हो सकती है? बंगाल स्कूल की कहानी इसका जवाब जोर से देती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई देश अपनी पहचान ढूंढ रहा हो तो कभी-कभी सबसे ताकतवर हथियार एक बंदूक नहीं बल्कि एक पेंट ब्रश भी हो सकता है।